गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। तो कैसी चल रही है आप लोगों की एचटेट की प्रिपरेशन? उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2019 का सेट ए। आपको पता है कि मैंने आपको 20 के, 21 के, 22 के 3 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एचटेट के पीआरटी लेवल के, वो मैंने आपको करा दिए हैं। आज एक तो बिना देरी किए हुए करते हैं आज के सेशन की स्टार्टिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कि जो रॉकेट है ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? तो सबसे पहले तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है आपका फोर्स, सेकंड है मोमेंटम, थर्ड है वेलोसिटी एंड फोर्थ इज मास। हमें इन सभी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और आपका मास क्या होता है। तो जो फोर्स है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फोर्स के बारे में। तो जो फोर्स है फ्रेंड्स, फोर्स क्या होता है? आपका फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स जो मोमेंटम है उसका चेंज, रेट ऑफ चेंज, दैट इज नोन एज फोर्स। या फिर सेकंड अगर वे हम बात करें तो वो बहुत ही एक डेफिनेशन है बिल्कुल 4th-5th स्टैंडर्ड की, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना, पुश करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। फिर सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है आपके पास मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो मोमेंटम क्या होता है? अभी मैंने बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो ये मोमेंटम क्या होता है मैम? जो मोमेंटम है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और जो मोमेंटम है उसको हम पी से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। क्या हो जाएगा आपके पास? जो पी है दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। इट मीन्स पी मीन्स मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है आपके पास कि जो वेलोसिटी है आपको पता है स्पीड अपॉन टाइम। क्या होता है? सॉरी, वेलोसिटी वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और टाइम क्या होता है? जो टेकन किया है किसी ऑब्जेक्ट ने उस पाथ को कवर करने के लिए, दैट इज नोन एज टाइम। ठीक है। तो जो वेलोसिटी है वो आपको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन किस हिसाब से क्या कर रही है? चेंज कर रही है। कि कैसे अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? वो चेंज कर रही है। हाउ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, तो दैट इज वेलोसिटी। और आपका फोर्थ आता है मास। क्या आता है फोर्थ पे? आपका मास। तो जो मास है दैट इज इनर्सिया। मतलब जो मास है एक तरह से हम कहते हैं कि वो आपका क्या होता है? इनर्सिया होता है। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। जो मास होता है आपके पास वो क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। की जो मोशन है उसमें क्या चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज मास। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। सो 121 जो है उसका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 122। 120 क्या है? विच इंडस्ट्री नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। कि कौन सी इंडस्ट्री जो है उसको हम सनराइज इंडस्ट्री बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकंड है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, थर्ड है सीमेंट इंडस्ट्री और फोर्थ है आपके पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में अगर फ्रेंड्स बात की जाए तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो कहाँ है आपके पास? छोटा नागपुर पठार में है। ठीक है। अपने इंडिया की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और छोटा नागपुर पठार। तो कहाँ कहाँ पर है स्टील इंडस्ट्री? आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उड़ीसा में और कहाँ है? आपका झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। और छोटा नागपुर पठार वहाँ पर आपका प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री, क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री। तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो क्या है? एमपी। अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो फ्रेंड जो एमपी है ना, एमपी वो सबसे बड़ा राज्य है किसका? सीमेंट इंडस्ट्री का। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें एमपी जो है वो सीमेंट उत्पादन में, प्रोडक्शन में क्या है? सबसे बड़ा राज्य है एमपी। ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे इंडिया में बात की जाए तो भारत में कुल 210 प्लांट है किसके? सीमेंट इंडस्ट्री के, जिसमें से 77 प्लांट जो है आपके 77 प्लांट वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। कहाँ पर है 77? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपके राजस्थान में। ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको सीमेंट इंडस्ट्री से कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है
वो एमपी में उसका सबसे बड़ा स्थान है, मतलब जो एमपी राज्य है वो सीमेंट इंडस्ट्री फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा राज्य है जो प्रोडक्शन करता है। फिर टोटल अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो 210 बड़े प्लांट है किसके, सीमेंट इंडस्ट्री के, जिसमें से 77 जो प्लांट है वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपके राजस्थान में है। फिर अगर हम बात करें किसकी, लास्ट में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ पर है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके तमिलनाडु में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसमें पूछा है कि आपको ये बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री कहलाती है। तो इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इट मीन्स इंफॉर्मेशन आईटी, आपको सबको पता होगा कि आज के टाइम में आईटी का कितना रोल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर से। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा दैट इज राइट, दैट इज राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट, ओनली बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 123, जिसमें आपसे पूछा है अफई, कैरात और क्या है, दुबोया। ठीक है, या फिर दुबई, ये किसके क्या है, प्रजाति है, स्पीसीज है, किसकी स्पीसीज है, अफई, कैरात एंड दुबैया किसकी स्पीसीज है। तो ये किसकी है, दुबई के नाम से हमें पता लग गया होगा, स्नेक की क्या है, ये स्पीसीज है, किसकी है, स्नेक की। और स्नेक भी कौन से, पॉइजनस स्नेक है ये सारे। ठीक है, तो पॉइजनस स्नेक में तो ये आ गया। अच्छा, फिश की बात करें तो फिश आपको पता है कि फिश की जो स्पीसीज होती है वो कौन सी होती है। देखो, एक तो होती है रोहू, क्या होती है, रोहू। एक होती है कतला, KATLA, कतला, रोहू, कतला, हिल्सा, ये कुछ स्पीसीज होती है जो किसकी होती है, आपकी फिश की। तो ध्यान रखना, रोहू, कतला और आपका हिल्सा, और एक होता है तिलापिया, TILAPIA। ये कुछ मैंने आपको कॉमन बताया जो एग्जाम में जो मतलब पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई रोहू, कतला, हिल्सा, तिलापी किसकी स्पीसीज है, तो ये फिश की है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नॉन पॉइजनस स्नेक की बात करें तो जो नॉन पॉइजनस स्नेक है उसमें आता है आपका इंडियन रेड स्नेक, उसके बाद आता है इंडियन पाइथन। ठीक है, फिर आता है कॉमन वॉल्फ स्नेक, कॉमन वॉल्फ स्नेक, और एक आपका आता है ब्राउन स्नेक, और एक आता है ब्लाइंड स्नेक। ठीक है, तो ये 5 है, कौन कौन से हैं आपके, इंडियन रेड स्नेक, ब्राउन स्नेक, ब्लाइंड स्नेक और इंडियन पाइथन और कॉमन वॉल्फ स्नेक। ये आपके किस में आते हैं, नॉन पॉइजनस में आते हैं। और फ्रॉग का तो है ही कि भाई फ्रॉग की कौन कौन से स्पीसीज होते हैं। तो इट मीन्स जो ये स्पीसीज आपको दी हुई है ये किसकी है, पॉइजनस स्नेक की। तो 123 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अगर डेड प्लांट पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो दे प्रोड्यूस ह्यूमस। अब मैम बात करें कि ह्यूमस क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो ह्यूमस है ये एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, क्या होता है, डार्क कलर का एक ऑर्गेनिक पार्शियली डिकेड मैटर होता है जो फाउंड, मतलब जो पाया जाता है किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है। तो इट मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डेड प्लांट्स पर एक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। मशरूम का पता होगा आपको, सैंड क्या होता है, रेत होता है, तो ये बताने वाली बात नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 125, और 125 है आपके पास, विच गैस इज पास्ड इन द वाटर टू किल बैक्टीरिया। कि कौन सी गैस पास की जाती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये तो पता होगा ये कि हम क्लोरीन की टैबलेट वगैरह डालते हैं। ठीक है, किसकी टैबलेट डालते हैं, क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ब्रोमीन, ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन जो है वो होता है Br2, क्या होता है ब्रोमीन, Br2, आयोडीन I होता है, नाइट्रोजन N2 होता है। तो इनके बारे में तो आपको पता होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। अब मूव करते हैं 126, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूल। की जो कौन सा एलिमेंट है वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूल। तो अगर हम इसकी फ्यूल की बात करी जाए तो ये आपका आता है यूरेनियम, क्या आता है, यूरेनियम। और यूरेनियम के बारे में तो आपको पता होगा, क्या यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव, क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो सिल्वर ग्रे कलर का आपका होता है। ठीक है, इसके बाद जो इसका यूरेनियम का जो फ्रेंड्स आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 98, क्या होता है 98। और जो इसका आइसोटोप होता है U35, उसको हम हेल्प में लेते हैं किसके लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैडमियम। कैडमियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 48, ध्यान रखना। और ये जो है ये सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल होता है, क्या होता है, सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल। फिर बात करेंगे हम सोडियम की, तो सोडियम जो है इसका सिंबल Na होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम से एक बात याद आती है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोडियम से, कि जो सोडियम है दैट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, और इतना रिएक्टिव होता है
इफ़ यू कैप देम इन ओपन, अगर हम इनको कैचेस फायर, तो ये क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसको हम रिएक्शन से बचाने के लिए, हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, उससे बचाने के लिए जो सोडियम है उसको हम किस में स्टोर करके रखते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि जो सोडियम है इसको हम स्टोर करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल में। किस में, कैरोसिन ऑयल में। और सोडियम के साथ साथ, सोडियम जो है ये दूसरे नंबर का है, इससे पहले एक और एलिमेंट आता है, एक और मेटल आता है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम पी। उस जो पोटेशियम और सोडियम है ये दोनों ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, और इन दोनों को ही हम क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 126 का आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर नंबर 1 यूरेनियम। और यूरेनियम का भी आइसोटोप पूछा जाए तो U235। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 में आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या बनाना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। इन द लेक्स एंड रिवर ऑफ द वर्ल्ड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या ऐसा होता है कि जो वर्ल्ड में जितनी भी लेक्स हैं, रिवर्स है, क्या उनका वाटर कॉन्स्टेंट रहता है? बिल्कुल नहीं रहता भाई, इवापोरेट होता रहता है। सेकंड है अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्या जो ग्राउंड के नीचे जो पानी है वो कॉन्स्टेंट रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। इन द सी एंड ओशियन ऑफ द वर्ल्ड टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नहीं होता, सी और ओशियन में भी इवापोरेशन होता है। और लास्ट आपका द टोटल अमाउंट ऑफ वर्ल्ड वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट, कि जो टोटल अमाउंट है वर्ल्ड वाटर का, विश्व में जो जल का मतलब जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है? बिल्कुल रहता है, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वाटर। लेकिन जो तीनों ही ऑप्शन है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन सब में से फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है जो क्या है, कुछ करेक्ट है, ठीक है। तो 127 का ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, 4। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। और 128 है सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ होता है। तो सोलर सेल बनाने के लिए आपको पता होगा सिलिकॉन होता है। उसमें क्या होता है, सिलिकॉन। गोल्ड किस में हेल्प करता है, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बनती है, आयरन के आर्टिकल्स बनते हैं, एल्यूमिनियम के भी वायर वगैरह आर्टिकल्स वगैरह बनते हैं। तो सोलर सेल को बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, सिलिकॉन। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। अब मूव करते हैं 129 क्वेश्चन की तरफ। 129 क्वेश्चन है न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ। नई स्पीसीज कब बनती है। डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल्स। क्या डीएनए अंडरगो आता है चेंज के, यानी कि डीएनए जो है उसमें क्या होता है, कोई चेंजमेंट होता है। सेकेंड है क्रोमोजोम नंबर चेंज इन द गैमिट। गैमिट्स के अंदर क्रोमोजोम नंबर चेंज होते हैं। सी है देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो देखो इसमें सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को फ्रेंड्स, कि जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में क्या है आपके पास, जेनेटिक मटेरियल नहीं भी, ऐसा नहीं तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है। और फर्स्ट है डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल्स। बिल्कुल आपको पता होगा कि जब नई स्पीसीज बनती है तो डीएनए की 2 कॉपी बनती है, डीएनए की 2 कॉपी बनती है और एक कॉपी क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। और जो क्रोमोसोम नंबर्स है चेंज इन द गैमिट वो भी चेंज होते हैं, क्योंकि जब एक नई स्पीसीज बनती है तो इट मीन्स जैसे कि हम कहें कि जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो जो 23 जो क्रोमोसोम्स है वो फादर से पास होते हैं और 23 किससे होते हैं, मदर से होते हैं, ठीक है। तो जो नई स्पीसीज है वो ऑप्शन ए और बी दोनों ही आपके क्या है, करेक्ट है, मतलब ए और बी दोनों आएगा। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी कौन से, सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल्स में चेंज होता है। अदरवाइज अगर जेनेटिक मटेरियल्स में चेंज ना हो तो हमारे अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन होती है, मतलब जो चेंजेज आते हैं वो नहीं आएंगे, इसीलिए चेंज जरूरी है। बिकॉज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर वेरिएशंस जरूर आते हैं और एसेक्सुअल के अंदर वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते। सो द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। जो आपका 129 है उसका सेकंड ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर मूव करते हैं 130th क्वेश्चन की तरफ। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। कि आयोडीन जो है वो कौन से हार्मोन को बनाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, ऑक्सिन हार्मोन। एज वी नो दैट जो ऑक्सिन हार्मोन होता है दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। कि जो प्लांट्स के अंदर नई नई जो स्टेम्स आती है, नई नई जो ट्विग्स आती है, उनकी लेंथ जो है ग्रो करती है, वो सब किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। फिर इंसुलिन की हम बात करें तो इंसुलिन जो हार्मोन है उसको कौन सिक्रीट करता है, उसको सिक्रीट करता है पैनक्रियाज। कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज। और इंसुलिन जो है हार्मोन इसको सिक्रीट भी पैनक्रियाज करता है और इसको रेगुलेट भी रखता है। फिर थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड वो रिलीज करती है। और अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, मतलब अगर डेफिशिएंसी हो गई तो हमें जो है गॉइटर डिजीज हो जाती है। और थायरोक्सिन मतलब जो हम आयोडीन है, आयोडीन कहाँ से मिलता है, नमक। आयोडीन अगर हम खा लेते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी जो होती है वो गॉइटर करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसको कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। अच्छा एड्रीनलिन जो है, एड्रीनल ग्लैंड इसको क्या करती है, रिलीज करती है। और एड्रीनल
जो ग्लैंड होते हैं उसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि तब रिलीज होता है तब हमारे अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, या तो हमारे सामने कोई फियर हो, ठीक है, कोई डर हो। मान लो हमने ये देखा कि हमारे सामने कोई शेर है, तो दो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि टू फाइट हिम, कि उसके साथ लड़ाई करो, या फिर वहाँ से क्या कर जाओ, रन अवे, भाग जाओ, ठीक है। तो उस टाइम पर जो सिचुएशन क्रिएट होती है डर वाली, या फिर ये सिचुएशन क्रिएट होती है, दैट इज़ नोन एज, वो किसकी वजह से होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और उसको कौन सीक्रेट करता है, एड्रेनल ग्लैंड करती है, जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। मतलब जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो एड्रेनलिन हार्मोन को क्या करती है, सीक्रेट करती है। ओके, आया समझ में। तो जो ऑप्शन है इससे रिलेटेड भी फ्रेंड्स मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। हो सकता है कि नेक्स्ट आपका जब ये अभी 2025 में एग्जाम हो तो आपसे पूछ लेगा कि भाई थायरक्सिन हार्मोन को कौन सी ग्लैंड रिलीज करते हैं, इंसुलिन को कौन रिलीज करता है, एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको कौन रिलीज करता है, कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो 130th का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, थायरोक्सिन। फिर मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस की। जो बायोगैस है उसका मेन कंपोनेंट क्या होगा, तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट कल ही बताया था आपको, मीथेन, और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में एज वी नो दैट प्रोप में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोपेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो इथेन होता है इसमें कितने होते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो मेन कंपोनेंट है बायोगैस का वो क्या होता है, मीथेन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 132, और 132 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी इन द सेलुलर प्रोसेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो एनर्जी करेंसी है सेलर जो सेल है वो जब प्रोसेस करती है तो उनके अंदर जो एनर्जी करेंसी है वो किसको बोला जाता है। तो एनर्जी करेंसी पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करती है, जो सेल है उसको एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करती है, जनरेट करती है, ठीक है। और किसकी फॉर्म में करती है, ये करती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपकी एटीपी की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो जो आपका सेलर प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। मतलब इट मीन्स ये कह क्या रहा है कि एनर्जी, देखो एनर्जी बनाएगा कौन, पावर हाउस कौन है, पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन एनर्जी जिस फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी करेंसी, कि भाई जैसे हम की जो सेल है उसके अंदर जो पावर हाउस जो होती है, पावर हाउस वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी स्टोर करती है, और एनर्जी करेंसी क्या, अगर एनर्जी चाहिए तो वो एटीपी को लेगा, ठीक है। और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ये बनाती है। एल्वियोली क्या है, एल्वियोली आपको पता होगा, जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो उसकी प्राइमरी साइट एल्वियोली होती है। तो जो 132 है इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, 132 का राइट ऑप्शन आपका होगा एटीपी। क्या होगा, एटीपी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 133, विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में भी क्या चाहिए, कार्बन, ठीक है, कार्बन इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में भी। सेकंड है ट्रांसपिरेशन, है थर्ड है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी कार्बन साइकिल में यूज होता है कि भाई हम रेस्पायर करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही कार्बन एनवायरनमेंट के अंदर जाती है, ठीक है। और अगर फॉसिल फ्यूल बर्न करेगा तो भी क्या रिलीज करता है वो, कार्बन। तो इट मीन जो ट्रांसपिरेशन है इसमें आपकी कार्बन यूज नहीं होती। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 134 है विच वन इज द फॉलोइंग नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है आपकी। तो 134 की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल, देखो कोलेरा क्या होता है, हैजा होता है, क्या होता है आपका, कोलेरा हैजा होता है। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी होता है। और जो टीबी है ये किससे होता है आपका, जो टीबी है ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, माइको, एक सेकंड मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जो टीबी है उसके बैक्टीरिया के क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, CULOSIS, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका कि एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होता है, देखो एंथ्रेक्स की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया है बेसिलस एंथ्रासिस, उसी से होता है। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है एंथ्रेक्स, जैसे कि स्किन का भी, लेकिन रेयरेस्ट बीमारी है ये, ठीक है, हर किसी को नहीं होती, जैसे टीबी वगैरह है। आपको पता है कि मोस्टली
हर 3-4 घर में एक मेंबर तो ऐसा मिलेगा जिसको टीबी होगी। तो जो एंथ्रेक्स है ये बहुत रेयरेस्ट डिजीज़ है। ये जो है मोस्टली किस बैक्टीरिया से होती है, ये होती है बेसिलस एंथ्रासिस। किससे होती है ये? बेसिलस एंथ्रासिस से होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कोलेरा की, तो कोलेरा आपके पास क्या होता है, जिसको आप हैजा बोलते हो। और फिर बात करें लास्ट में इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो होता है किसे? वायरस से। और इन्फ्लुएंजा होता क्या है? कॉमन कोल्ड हो गया हमें, ठीक है, खांसी जुकाम स्नीजिंग, तो ये क्या होता है? ये किससे होती है? वायरस से। तो देखो एयरबोर्न डिजीज भी है। देखो इसमें क्या हुआ कि मान लो कोई किसी को कफ कोल्ड हो रखा है, तो उसने छींक दिया, स्नीजिंग की या फिर कफिंग की, तो वो उसके जो वायरस है वो क्या करते रहेंगे? एयर में घूमते रहेंगे। कोई भी हेल्दी पर्सन जब उसके कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो उसको भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो इट मीन्स इन्फ्लुएंजा जो है ये एक वायरल डिजीज है। कैसी है? वायरल, यानी कि वायरस से होने वाली है। किससे होने वाली है? वायरस से। बाकी तीनों किससे होगी? बैक्टीरिया से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल। तो देखो बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाता है कि जो डिकम्पोज हो जाए कम टाइम में ही, और ऐसा मतलब मटेरियल जो डिकम्पोज ना हो, जो मिक्सअप ना हो सोयल में, वो आपका कहलाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें क्या है? ग्रासेस हो जाती है, फ्लावर हो जाते हैं, लेदर भी, ग्रासेस, वुड, ग्लास। ग्लास देखो, ग्लास क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, फिर है फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस, ये भी सब हो जाएंगे। केक, वुड, प्लास्टिक भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्लास्टिक भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जो 135 का राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी। ए एंड सी, क्योंकि ग्लास, फ्लावर, लेदर, ये तीनों ही ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, बायो नहीं है, और प्लास्टिक नहीं है फोर्थ में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, और 136 है गोल्डन फाइबर इज नोन एज जूट। गोल्डन फाइबर हम किसको कहते हैं फ्रेंड्स? जूट को कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन है कि जूट को क्यों कहते हैं? ड्यू टू इट्स कलर, जो इसका गोल्डन कलर है उसकी वजह से ही हम इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? गोल्डन फाइबर। कॉटन है, कॉटन आपको पता है बोल से मिलती है। नाइलॉन, नाइलॉन क्या है? पैरासूट वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत ही स्ट्रेंथ वाला, मतलब स्ट्रेंथ वाला क्या है? कपड़ा है नाइलॉन। ठीक है, सिल्क, सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। तो जो 136 है उसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 137, और ये मैंने कल भी बताया था कि जरूर आता है। देखो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या कर रही है? ओजोन को डिप्लीट कर रही है। सो मैच करो ओजोन डिप्लीशन में। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कल ही बताया था मैंने, ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। और नाइट्रोजन मोस्ट अवेलेबल गैस है। आपको पता है कि जब हम एयर ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर की बात करते हैं तो उसमें इस नाइट्रोजन जो है उसका 78% प्रेजेंट है। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वो क्या आपकी टॉक्सिक गैस है, पॉइजनस गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? हीटर वगैरह से। जैसे मोस्टली जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो न्यूज़पेपर्स में देखो आता है कि भाई हीटर बंद करने से दम घुटा, इतने लोगों की मौत होगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एक पॉइजनस गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। जो CFC है इसका क्या आएगा? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका आएगा आपका कि ओजोन डिप्लीशन है फोर्थ। तो फोर्थ एक ही है, फोर्थ में ही। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, इन एडल्ट, ह्यूमन एडल्ट के अंदर जो RBCs है वो कहाँ पर बनती है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट जो RBC का जो सबसे पहले लाइफ टाइम होता है, जो इसका टाइम पीरियड होता है, लाइफ स्पेन होता है जो RBC का, वो कितने दिन का होता है? तो जो RBC है उसका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे कि जो RBC है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज का होता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ कि RBC जो है ये बनती कहाँ पर है, तो ये बनती है फ्रेंड्स बोन मैरो के अंदर। कहाँ बनती है? बोन मैरो के अंदर। लीवर की बात करूँ तो लीवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल जूस जो है फैट को क्या करती है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन को रेगुलेट रखता है। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। 139 में आपको क्या करता है, क्या करना है कि आपको बताना है कि कौन सा जो है मैच हार्वेस्टिंग मेथड सही है। तो देखो राजस्थान में आपको पता होना चाहिए कि जो राजस्थान है वाटर हार्वेस्टिंग वो होता है खडीन जिसको बोलते हैं। महाराष्ट्र में होता है आपका क्या? बंधारस। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। केरला जो है, केरला में होता है आपका सुरंगम। और तमिलनाडु में क्या होता है? एरिस। और बिहार में क्या होता है? पाइन। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछ लेते हैं। वैसे तो थोड़ा सा उस टाइप का ही क्वेश्चन है कि इतना डीप स्टडी में कौन जाता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का क्या होगा?
फोर्थ, ए का फोर्थ 2 में है। फिर लास्ट का देख लेते हैं, बिहार का क्या था आपका, पॉइंट सेकंड। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है दैट विल बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका, करेक्ट रहेगा। ठीक है, 139 का ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं 148 क्वेश्चन की तरफ, और 140 क्वेश्चन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन ब्राज़ील इज नोन एज, कि भाई जो एग्रीकल्चर जो ब्राज़ील में शिफ्ट की जा रही उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, रोका। क्या बोलते हैं, रोका। ठीक है, मिल्पा, झूमिंग और ये है लदांग, ये भी तीनों खेती के ही एक मतलब प्रोसेस है कि झूमिंग खेती, मिल्पा खेती। ठीक है, तो इसको कर लें। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज रोका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। 141, केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं वॉशिंग सोडे की, तो वॉशिंग सोडे का नाम होता है NaHCO3। मतलब जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वॉशिंग सोडे का, वो होता है NaHCO3। मतलब सोडियम Na होता है, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 होता है कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ NaHCO3, ये किसका होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। अब मैं बात करूँ सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो होता है NaCl, जो हम नमक भी कहते हैं इसको, सॉल्ट। फिर अगर हम बात करें कि सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस। फिर आता है फोर्थ नंबर का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसको हम क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 और 142 क्वेश्चन है, विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल, की कौन सा मेटल क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो कौन सा मेटल पाया जाता है, मेटल मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम। ठीक है, ये मैंने आपको शायद कल भी बताया था इसके बारे में कि जो मैग्नीशियम है वो पाया जाता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। 143 है, विच नॉन मेटल एग्जिट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कि कौन सा नॉन मेटल एग्जिट करता है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, मरकरी है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, या फिर क्लोरीन है। देखो, मरकरी इज अ मेटल, और जो मरकरी है दैट इज अ मेटल बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर बात आई मरकरी की, तो देखो मरकरी का जो सिंबल है वो होता है Hg। क्या होता है, Hg। और मरकरी एक ऐसा मेटल है फ्रेंड्स जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। क्योंकि अगर हम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज में हम ये पढ़ते हैं कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऑल मेटल्स आर ऑल मेटल्स हैव डक्टिलिटी, ऑल मेटल्स हैव मैलिबिलिटी, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सोनोरस, सभी सोनोरस होते हैं, लिक्विड होते हैं स्टेट पर। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे कि मरकरी का ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्या, कि मरकरी इज अ मेटल बट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि मरकरी एक मेटल है जो क्या है, लिक्विड है, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में आपका क्या आएगा, ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि उसके बाद अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 144 की, तो 143 है, उसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 144 की अगर हम बात करें तो 144 में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है, पेट्रोल है, कोल है, फॉरेस्ट है, या नेचुरल गैस है। देखो, फॉरेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल, कोल और नेचुरल गैस इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पता है। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज फॉरेस्ट। उसके बाद आता है विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वर्मी कंपोस्टिंग। ये भी कल आया था कि जो अर्थवॉर्म होता है वो किस में हेल्प करता है, वर्मी कंपोस्टिंग में। ठीक है, क्या करता है, वर्मी कंपोस्टिंग में हेल्प करता है। वर्मी मीन्स वर्म्स, यानी कि अर्थवॉर्म, जिसको हम वर्मी कंपोस्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल जो है कशक्यूटा, वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो क्या है आपका, पैरासाइट। क्या है, पैरासाइट। अमरबेल जो है जिस भी प्लांट पर चला जाता है, मतलब अमरबेल एक पैरासाइट है, एक प्लांट की फॉर्म में, लेकिन जिस भी प्लांट पर ये चला जाता है अमरबेल, तो उसकी सारी की सारी मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर हम ये कहें कि न्यूट्रिशन किससे लेता है, दूसरे प्लांट से लेता है, और उसको क्या कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ठीक है, देखो, एक तो होते हैं कि उस टाइप के प्लांट जो बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करे, हार्म करे, उनसे न्यूट्रिशन लेता है, तो दे आर नोन एज होस्ट। उनको हम क्या कहते हैं,
होस्ट कहते हैं, ठीक है, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, उनको हार्म ना करे, लेकिन उनसे न्यूट्रिशन लेता रहे। जैसे एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे सिर में जो होती लाइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो एक कॉमन एग्जांपल है कि वो हमें क्या नहीं करती लाइस, कि हमें मतलब नुकसान नहीं करती, कोई इतना वो नहीं करती, हार्म नहीं करती, लेकिन हमारी बॉडी से क्या लेती है, न्यूट्रिशन लेती है। फिर सैप्रोट्रोप क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रोप जो क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट, अमरबेल या फिर कस्क्यूटा बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब आपको देखना पड़ेगा ये कि रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में है, तो देखो इसमें ना HBSC ने कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसका जो आंसर है वो आंसर रहेगा सेकंड। कैसे कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट रहेगा। फिर मूव करते हैं 148 की तरफ। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, कि जो वर्ल्ड वाटर डे है ये कब मनाया जाता है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो वर्ल्ड वाटर डे अभी अभी गया है, ठीक है, जो वाटर डे है वो 22 मार्च को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब की बार 2025 में जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है उसकी थीम क्या रही है फ्रेंड्स, उसकी थीम क्या रही है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसकी थीम क्या रही है। तो देखो अगर हम वाटर डे की बात करें तो वाटर डे की थीम रही है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्या रही है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, ठीक है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। वाटर डे की अब की बार की थीम रही है, चांसेस है पूछ लेगा कि भाई जो वाटर डे है उसकी थीम क्या थी अब की बार, तो वाटर डे की जो थीम है वो थी आपके पास क्या, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपको पता है अर्थ डे होता है। और अर्थ डे की जो थीम थी 2025 की वो क्या थी, अवर पावर अवर प्लेनेट, अवर पावर अवर प्लेनेट, कि हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट, ठीक है, ये इसकी थीम रही है। तो इनको नोट कर लेना हैंड टू हैंड कि भाई जो 22 मार्च है उसको वाटर डे मनाया जाता है और 2025 की उसकी थीम क्या रही है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी अवर पावर अवर प्लेनेट, ठीक है। 23 नंबर कुछ नहीं है और 23 मार्च आपको पता है मार्टर्स डे मनाया जाता है, शहीदी दिवस। उसके बाद मूव करते हैं हम 149 SI यूनिट ऑफ पावर। पावर जो है उसकी SI यूनिट क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ट्ज की, देन ल्यूमेन की, देन ओम की, देन फिर आएगा डायप्टर, ठीक है। तो हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज किसकी SI पावर है, तो लिख लो हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी की, किसकी है, FRWQUENCY, फ्रीक्वेंसी की। और अगर पूछे कि हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो कितनी है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, मतलब हम 20 हर्ट्ज से नीचे भी नहीं सुन सकते और 20,000 से ऊपर भी नहीं सुन सकते। तो इट मीन्स जो हर्ट्ज होती है दैट इज SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है। अगर हम ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन जो है ये ल्यूमिनस फ्लेक्स की क्या है, SI यूनिट है। ल्यूमिनस फ्लेक्स क्या होता है, जो आपको लाइट वगैरह प्रोवाइड करता है, दैट इज जो भी ल्यूमिनस चीज़ें होती है, ल्यूमिनस कौन सी होती है, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, तो ल्यूमेन वो होता है। ओम, ओम जो है ये होती है रेजिस्टेंस की SI यूनिट। ओम, ओम का साइन पता है ऐसे होता है, देखो ओम का साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ग्रीक साइन है ये ओम, ओम का साइन ये होता है। और ओम जो है किसकी SI यूनिट होती है, ओम होती है रेजिस्टेंस की, किसकी होती है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस की। और लास्ट है डायप्टर, डायप्टर किसकी है, पावर की SI यूनिट है। और डायप्टर को D से हम डिनोट करते हैं, ओ पावर आपका P होता है, हर्ज जो है HZ होता है, और ओम मैंने बता ही दिया ओम क्या होता है, इस टाइप का आपका एक साइन होता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सेल ऑर्गेनिल हैव इट्स ऑन DNA, कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनिल है जिसका खुद का अपना DNA होता है। तो क्या लाइसोसोम्स का होता है, क्या माइटोकॉन्ड्री का होता है, क्या प्लास्टिड का होता है, या फिर आपके पास आता है कि बोथ 2 and 3। तो आपको बताना है कि किसका होता है। तो देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसका खुद का क्या होता है, DNA होता है, प्लास्टिड का भीतर। लेकिन जो लाइसोसोम्स होते हैं ना फ्रेंड्स, लाइसोसोम्स को हम पता है क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं लाइसोसोम्स को हम, सुसाइडल बैग्स, क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, देखो ये आता है कई बार कि जो सुसाइडल बैग होती है वो कौन सी होती है, मैं एक बार करा देती हूँ अच्छे से आपका,
क्या कि जो आपके पास होता है लाइसोसोम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये क्या करती है, अपनी ही जो सेल होती है उसको क्या करती है, एनगल्फ कर लेती है। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि जब वो सेल खराब हो जाती है फिर उसको वो क्या हो जाती है, वियर टियर हो जाती है, या फिर कुछ मतलब कहते हैं ना कि रिपेयर करने के लिए, फिर कुछ चीज़ों के लिए, तो ये क्या करती है, अपनी ही सेल को क्या कर लेती है, खा लेती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, मतलब ये फट जाती है एक तरह से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। सो लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग। और लाइसोसोम जिसका खुद का डीएनए नहीं होता, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। तो ये था फ्रेंड्स आज का आपका क्वेश्चन पेपर 2019 का, जिसमें मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो है ये डिटेल में, सारे ऑप्शन जो है डिटेल में बताए हैं 1 बाय 1। तो आई थिंक बहुत सारी आपको हेल्प मिली होगी। सो मिलती हूँ कल 2018 के नए क्वेश्चन पेपर के साथ। और कैसी लगती है वीडियो, कंटेंट कैसा लगता है, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करनी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करो कि भाई कैसा लगता है आपको। ठीक है, सो तब तक तैयारी करते रहो, हंसते रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।